नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शम्मी और आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज़ चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचआरटीसी कंडक्टर के लिए मॉक टेस्ट 8। पिछले 7 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन सभी को बता दूं, हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एक मॉक टेस्ट में। ठीक है, इसमें HPGK होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स और साथ में हिंदी और इंग्लिश, ये भी सब्जेक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। तो अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखना। आपने इस वीडियो के माध्यम से खुद को चेक करना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए और कितने गलत। और दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन जो है ये सही होगा तो सबसे पहले कंडक्टर का ही एग्ज़ाम आएगा। तो जितना जल्दी आप तैयारी कर सकते हो करिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको अच्छे से तैयारी करवाए इस एग्ज़ाम के लिए तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कम फीस रखी गई है ताकि हर एक स्टूडेंट आराम से तैयारी कर सके विदाउट एनी बैरियर। तो पहला क्वेश्चन HPGK सेक्शन से शुरुआत कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चंस हैं, आप देखते जाइएगा आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं HPGK के 10 में से। मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल सही आंसर है स्वामी पूर्णानंद। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? बेगार प्रथा का विरोध करना। अब ये बेगार प्रथा क्या है? तो इसमें दोस्तों जो भी गरीब लोग उस समय हुआ करते थे उनको गुलाम बनाया जाता था, महिलाओं का व्यापार एंड सो ऑन। तो ये सब कुछ रीत और बेगार में आता था। तो आपको याद रखना है स्वामी पूर्णानंद ने मंडी स्टेट एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसके बाद नारगू अभयारण्य किस जिले में है? बार बार पूछा जाता है ये। बिल्कुल सही आंसर है मंडी। दोस्तों, जहाँ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। आप हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके। हिमाचल प्रदेश में IIT कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में NIT भी है, IIT भी है, IIM भी है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से देखनी है। IIT की बात करूं तो ये दोस्तों मंडी में है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी हिमाचल में। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। और दोस्तों, कोई भी फीडबैक हो आपका, वीडियो में कोई कमी हो तो व्हाट्सएप ज़रूर करना ताकि मैं सुधार सकूं खुद को, क्योंकि कोई भी इंसान या कोई टीचर परफेक्ट नहीं होता। हालांकि मैं आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करता हूं। भुंडा उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और भुंडा त्यौहार भगवान परशुराम से संबंधित है। दोस्तों, ये 12 सालों बाद देखने को मिलता है भुंडा त्यौहार। और बाकी आपको ये याद रखना है निरमंड में ये काफ़ी फेमस है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में IIM कहाँ है? ऊपर हमने IIT देखी, अब हम IIM देखेंगे। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यह है सिरमौर में। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 2015। इसको भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। आप सभी के लिए होमवर्क है, आपने कमेंट करके ये बताना है NIT किस ज़िले में है? हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, और इसे स्थापित कब किया गया था ये भी कमेंट कर सकते हो, तो वेरी गुड इन एडवांस। हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है कमला नेहरू चिकित्सालय, आपको शिमला में मिलेगा। और ये भी याद रखिएगा इसका दूसरा नाम क्या है? लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। उसके बाद चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच समझौता कब हुआ? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ये समझौता हुआ था 1788 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर विहंग मणिपाल।
दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आते भी होंगे क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं आप, काफ़ी सारे क्वेश्चंस नहीं भी आते होंगे, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है कि कौन से आते हैं और कौन से नहीं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमें सभी क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब दोस्तों कुल्लू राज्य की स्थापना की गई थी तो नगर जो है राजधानी बनाई गई थी। फिर जगत सुख आगे जाके राजधानी बनी थी। 12 राजाओं की पीढ़ियों ने जगत सुख को राजधानी बनाया था। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, अगर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस सिरमौर के राजा ने अपनी राजधानी राजवंश से कालसी, दोस्तों अच्छे से यहाँ पे देख लेना, टाइपिंग में मिस्टेक है, तो बिल्कुल सही आंसर है उदित प्रकाश, जो एक सिरमौर का राजा था, उसने अपनी राजधानी जो है इसने राजवंश से कालसी बदल दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे। अब मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करूं तो बहुत ही महान इंसान रहे हैं भारत के इतिहास में। इन्होंने दोस्तों हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर कुछ समय गुजारा था, डलहौजी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं भारतीय संविधान में। कौन कौन सी हैं, इनको एक नज़र से देख लो, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, असमिया। इन 22 में से बाकी अगर कोई एग्ज़ाम में पूछी जाए तो उसको गलत कर सकते हैं आप, ठीक है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का समुद्रगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश के महान शासक थे ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था, इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। दोस्तों एक चीनी यात्री हेनसांग आया था, वो आया था हर्षवर्धन के टाइम पर। और ये जो फाहियान है ये किस शासक के समय में आया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, कौन है संस्थापक नटाल इंडिया कांग्रेस के, बिल्कुल सही आंसर है महात्मा गांधी जी। कोई भी एग्ज़ाम देखो 3 क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आते ही आते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैंने कम से कम 3 क्वेश्चंस महात्मा गांधी जी से रिलेटेड ऐड किए हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए। और ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अनहैप्पी इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं दोस्तों, जो गर्म दल था यानी कि कांग्रेस का, उसके प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, आपने नाम सुना ही होगा। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद किस बंदरगाह को विभाजन की संतति कहा जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो ये बंदरगाह जो है इसका नाम क्या है दोस्तों, कांडला पोर्ट। सीधा क्वेश्चन आता है कांडला पोर्ट या फिर कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, गुजरात, टिक करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया है। गुलाम गिरी के लेखक कौन थे, तो ज्योतिबा फुले, जिन्होंने दलितों के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर कार्य किया है। इन्होंने सब कुछ गुलामगिरी में बताया है।
कि कैसे दलितों को बहुत कुछ सहना पड़ा है, महिलाओं को बहुत कुछ सहना पड़ा है एंड सो ऑन। निम्नलिखित में से किस राज्य में 1979 में दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया था? तो सबसे पहले दल बदल विरोधी कानून जो है एक राज्य में देखने को मिला था, तो वह राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। 1979 याद रखिएगा। बाकी दोस्तों 10वीं अनुसूची में भारत के संविधान के एंटी डिफेक्शन लॉ देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके समय में ये पारित हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में, यह क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इसका आंसर हमने पश्चिम बंगाल निकाला था। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो ये एक वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल रहे हैं, तो इनका नाम है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के पास अंडमान और निकोबार द्वीप पर क्षेत्रीय अधिकार है? तो दोस्तों इस समय 25 हाई कोर्ट्स हैं। अगर मैं बात करूं 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जब इनको आप टोटल करते हैं तो ये आंकड़ा निकल के सामने आता है 36, लेकिन हाई कोर्ट्स हैं 25, तो ऑब्वियसली कंबाइन किए गए हैं ये। तो अंडमान निकोबार आपको पता ही है एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसका उच्च न्यायालय आपको मिलेगा कोलकाता में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही आंसर है। नाबार्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? अब दोस्तों इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर्स टच करती हैं, यह आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इधर पाकिस्तान, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान, फिर उसके बाद दोस्तों चाइना, फिर नेपाल आता है, उसके बाद भूटान आता है, म्यांमार आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी हैं। और सबसे नीचे इस तरफ बांग्लादेश, और ये जो मैंने सबसे लास्ट में डिस्कस किया बांग्लादेश, दिस इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4000 प्लस किलोमीटर्स की बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? दोस्तों ये बात है 1931 की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो धोती कुर्ता में चले गए थे, तो काफ़ी उनकी आलोचनाएं की थी। उन्हीं में से एक आदमी, आप इनका नाम याद रखना, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोल दिया था। हालांकि महात्मा गांधी जी ने जो आंसर दिया था इसका, वो याद रखने योग्य है। महात्मा गांधी जी से काफ़ी सारे रिपोर्टर्स ने पूछा था उस समय कि आप धोती में आ गए हमारे प्रिंस से मिलने, जो कि पूरी दुनिया में सबसे विख्यात या फिर प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। तो महात्मा गांधी जी ने जवाब दिया था कि सूट बूट हम कहाँ से पहने, हमारे सूट बूट का कपड़ा तो आपके प्रिंस ने ही हमसे छीन लिया है। उसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई थी। तो दोस्तों आपको भी ज़िंदगी में ऐसे ही बनना है, आपको अहिंसा का रास्ता अपनाना है महात्मा गांधी जी की तरह। वह अधिनियम जिसके तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, यानी कि अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की, तो ये सब कुछ हमें देखने को मिला था। एक अधिनियम आया था भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं या फिर संविधान की, तो सबसे बड़ा हिस्सा यहीं से लिया गया था। उसमें भी भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और
2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये समय लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? 22 जनवरी 1947। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई। तो अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? सबसे पहले दोस्तों कोई और थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड यही थे, सीनियर मोस्ट थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था अध्यक्ष, जिन्हें बाबूजी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप हाई लेवल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी, और लो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो भी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब की गई थी? 1932 में। यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी जिसके द्वारा फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई थी। तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था कि कम से कम हम 3 क्वेश्चंस महात्मा गांधी जी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो फिनिक्स फार्म जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, एस्टेब्लिश किया गया था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? दोस्तों अगर इंटरनेशनल लीडर कोई भी आता है, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हो या फिर अदर कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, वो पसंद करते हैं साबरमती आश्रम आना, क्योंकि इसकी स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब की गई थी? 1916 में। तो इसको अच्छे से देख लो। उसके बाद हिंदी पोर्शन शुरू हुआ। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमें संधि विच्छेद करना है रामायण का। तो रामायण का संधि विच्छेद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और आपने वीडियो को पॉज करके पहले ये बताना है 10 HPGK के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, उसमें से आपका कितना स्कोर रहा। 20 क्वेश्चंस हमने जीके के डिस्कस किए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस जो भी है, उसमें से आपने कितना स्कोर किया। देन आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है हिंदी व्याकरण के। रामायण का बिल्कुल सही संधि विच्छेद होगा यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, राम अयन। क्योंकि दोस्तों ये जो म है, अगर इसमें हम हलंत लगाएं तो इसमें से आ निकल के सामने आ जाएगा, और ये जो अ है जब ये जमा होगा तो ऑटोमेटिकली माँ बन जाएगा इकट्ठा होके रामायण। तो इस तरीके से आपको देखना है। उपर्युक्त का संधि विच्छेद हमें करना है। सबसे पहले तो दोस्तों उपर्युक्त आप देख लो, इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उपरोक्त ऐसे सोचते हैं, तो शुद्ध वर्तनी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है। अब क्वेश्चन है क्या, इसमें हमें संधि विच्छेद करना है बिल्कुल सही तरीके से। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ऊपरी जमा उक्त ये बिल्कुल सही है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे छोटी ई की मात्रा याद रखनी है, ऊपरी और छोटा ऊ। ठीक है, अब आपको भूलना नहीं चाहिए। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद करना है, क्योंकि ये भी बार बार पूछा जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं जगन्नाथ करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों, यहाँ पे जगत नहीं आएगा बल्कि नो आएगा, जगन्नाथ। उसके बाद नेक्स्ट है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझते हो और इन फ्यूचर कोई भी आपको उससे रिलेटेड समास पूछ लिया जाए, जैसे नील गाय में कौन सा समास है, तो बड़ी आसानी से आप आंसर दे सकते हो। क्या आंसर आएगा? कर्मधारय। अब ये विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है समझिए जरा। मैंने आपको बताया नील गाय। अब दोस्तों यहाँ पे विशेषण की बात करूँ तो जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहा जाता है। गाय क्या है? गाय दोस्तों एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो गाय एक संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा है। क्या? नीला, नीला रंग।
ठीक है, तो ये हो गया विशेषण। और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता विशेषण बताता है। तो अब आपको क्लियर ये हो जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब छांटना है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा शब्द इसका बनेगा जिसका कोई और ही नाम होगा। तो जितेंद्रिय वो होता है जो इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल करता है। तो ये होगा बहुव्रीहि, जैसे षडानन या फिर लंबोदर, नीलकंठ। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। उसके बाद ये भी समास से रिलेटेड क्वेश्चन है, अनायास। ये क्वेश्चन लाखों बार पूछा जा चुका है और काफ़ी टफ है। अनायास में समास आपको ढूंढना है। तो बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव। ठीक है, अव्यय यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है अन। ठीक है, और दूसरा जो पद होता है वो एक बड़ा होता है, और जो पहला होता है वो अव्यय होता है, इसलिए छोटा होता है। उत्तर पूर्व ये पद होते हैं। उसके बाद दोस्तों पर्यायवाची शब्द हमें अजर का फाइंड आउट करना है। तो अजर होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अजर जो है दोस्तों इसका मतलब होता है सुर। अब आप सभी सोचेंगे कि दैत्यो, दानव, किन्नर, ये भी तो यही है। बिल्कुल नहीं, असुर और सुर इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो अजर यानी कि देवता यानी कि सुर, बाकी असुर होते हैं दैत्य, दानव, किन्नर, निशाचर। ठीक है, उसके बाद हमें कानन का पर्यायवाची शब्द फाइंड आउट करना है। कानन का मतलब क्या होता है, कानन का मतलब होता है दोस्तों जंगल यानी कि वन। डी इज राइट आंसर। अंगूठा चूसना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस मुहावरे को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई किसी को खुश करने की कोशिश करता है, चापलूसी करता है कोई, यानी कि खुशामद करना। अंगूठा चूसना। अंगारों पर लोटना, तो दोस्तों लेटना या फिर लोटना आप समझ सकते हैं इसे। अंगारों पर लेटना या फिर लोटना, इसका मतलब है दुख सहना, पीड़ा सहना। नेक्स्ट, अब इंग्लिश के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी में 10 में से कितना स्कोर किया कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो को लास्ट तक जो स्टूडेंट देखेगा डेफिनेटली उन्हीं स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स जो हैं इन फ्यूचर क्रैक होंगे, ये गारंटी है मेरी तरफ से। यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे, यानी कि जो पेंटिंग कर रहा है कोई भी पेंटर, उसे बोला जा रहा है कि ये जो शुक्रवार आने वाला है इस समय तक आप इसे पूरा कर लो, जो भी चित्रकला है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस है ये। तो इसमें सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स में, और वर्ब का देखना पड़ता है टेंस के हिसाब से। तो दोस्तों इसे जब हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस फेंस हैज़ टू बी फिनिश्ड पेंटिंग बाय यू बाय फ्राइडे। तो यहाँ पे बाय जो है ये 2 बार आ रहा है, इसमें देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी पैसिव वॉइस ही है। द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री द फर्स्ट 3 टाइम्स। ये नॉर्मल सी बात होती है, अगर आप कोई भी गाड़ी वगैरह ख़रीदते हो तो स्टार्टिंग की 2 या 3 सर्विसेज वगैरह फ्री होती हैं। तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम दोस्तों, इसे चेंज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यानी कि द स्कूटर विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर की बात होगी, सर्विसेज्ड क्योंकि पैसिव वॉइस है, तो बिल में भी हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर फ्री बाय द डीलर फॉर द फर्स्ट 3 टाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें एरर फाइंड आउट करना है। 4 पार्ट्स में तोड़ा जाता है सेंटेंस को। आई यूज्ड अ पेयर ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स फॉर अ वीक। तो दोस्तों ट्राउजर्स जो हैं काले, उनका जोड़ा जो है इस्तेमाल किया जाता है एक हफ्ते में। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो यूज्ड का इस्तेमाल नहीं होगा।
यहाँ पे आई यूज़, ठीक है, तो ए में यहाँ पे गड़बड़ है। उसके बाद नेक्स्ट है ही हैज़ मेड अ मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन, और डी नो एरर, तो बिल्कुल सही आंसर, कोई भी एरर नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, या फिर मैं बात करूँ 90% तक स्टूडेंट्स एरर ढूंढते ही रहते हैं। नो एरर होता है, फिर भी कहीं ना कहीं टिक कर ही देते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए अच्छे से पता चल रहा है तो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ दो, नहीं है तो तुक्का आप लगा सकते हैं। हालांकि जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे एग्ज़ाम के लास्ट तक उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर टू रीड इन अ लो वॉइस। अगर कोई अध्यापक है वो स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि आप धीरे से मत पढ़िए, तो अलो किसी को किया जाता है किसी के द्वारा। द्वारा जो है ये, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम बाय इस्तेमाल करते हैं, फॉर इस्तेमाल नहीं करते। तो बी इज़ राइट आंसर, यहीं पे गड़बड़ है। ईच ऑफ द गर्ल्स, अब दोस्तों ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द गर्ल्स, इसमें हमेशा हम सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं, और सिंगुलर का इस्तेमाल हो गया तो हैव का इस्तेमाल नहीं करते, हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बी में गड़बड़ है। इस तरीके से फाइंड आउट करिए। ये इडियम या फिर फ्रेज है ब्लैक एंड ब्लू। तो जब भी आप देखते हैं कोई भी पीटता है किसी को, तो जख्म जो है या फिर स्किन जो है, चमड़ी जो है, पहले आपको काली दिखाई देगी, फिर नीली हो जाती है। तो इसका मतलब यही होता है, यानी कि टू बीट वेरी बैडली, किसी को बुरी तरह से पीटना, ठीक है। उसके बाद है व्हेन द चर्च कम्स, तो इसका मतलब क्या होता है ईडियम या फिर फ्रेज का, मोमेंट ऑफ डिसीजन, कि कोई भी हम फैसला लेने जा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं व्हेन द चर्च कम्स। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल डिसीजन के लिए हो। स्पेलिंग टेस्ट हमें करना है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, और हमें ये देखना है कि दोस्तों मैनेजेबल कैसे लिखा जाता है। तो काफ़ी सिंपल है, पहले मैनेज लिखो, इसकी स्पेलिंग्स तो बिल्कुल सिंपल हैं। उसके बाद एबल, यानी कि किसी चीज़ में क्षमता होना, किसी चीज़ की, यानी कि नियंत्रणीय, जिसे हम नियंत्रित कर सकें, क्षमता हो उसकी। तो इसका मीनिंग भी देखिए, स्पेलिंग्स भी देखिए, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही स्पेलिंग्स आपको वीडियो पॉज करके देखनी है। तो ये जो दोस्तों सी ऑप्शन है साइकोपैथोलॉजी, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग्स है, और इसका अर्थ जो है मनोविकृति विज्ञान, यानी कि जो भी मन की विकृति होती है, सोच वगैरह, तो उसमें जो विज्ञान या फिर साइंस इस्तेमाल की जाती है उसे क्या बोला जाता है, साइकोपैथोलॉजी। अब दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है वीडियो में कोई भी कमी है या नहीं, और अपना स्कोर बताना है 50 में से कितना स्कोर किया। जो भी स्कोर ज़्यादा करेंगे उनको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा एचपी स्टडीज़ के द्वारा। और अगर आप 1 महीने के लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप पेड क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो है 50% लेस की गई है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे संपर्क कर लें। इसमें आपको डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, सब कुछ मिलेगा। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।